पाकिस्तान पंजाब में हेल्थ डिपार्टमेंट में सर्व भी कर रहे हैं, तो ये आगाज़ किस तरह से हुआ, थोड़ा सा इस पे बताएं। ताल्लुक़ जो है जी मुल्तान से है, बट मेरी ग्रेजुएशन जो है वो कराची यूनिवर्सिटी से है। 2004 की ग्रेजुएशन के बाद कुछ ऐसा हॉस्पिटल में, दैन सेल्स एंड मार्केटिंग में, फिर 2008 में मेरी सिलेक्शन हुई एज अ ड्रग इंस्पेक्टर। फिर सोचा कि एसोसिएशन में भी कुछ पार्टिसिपेट होना चाहिए और कॉन्फ्रेंस एक 2014 में अटेंड की। उसके बाद आने वाले इलेक्शंस में जो है वो ग्रुप हमारा जो प्रोफेशनल फार्मासिस्ट ग्रुप है उसने ट्रस्ट किया और मुल्तान के लिए मुझे जो है प्रपोज़ किया। इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह विन कर गया एज अ वाइस प्रेसिडेंट। 2016 में मैं फिर लाहौर अपॉर्चुनिटी मिली जॉब के हवाले से, यहाँ आ गया। इस दफ़ा ग्रुप ने ट्रस्ट करते हुए जो है वो प्रेसिडेंट के लिए प्रपोज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं विन कर गया। शुबा सेहत है, उसको अभी क्या चैलेंजेस है और आगे 5 साल क्या और मज़ीद चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है? हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज था प्रीवियसली वो अवेलेबिलिटी ऑफ द डॉक्टर्स था एट द पेरिफेरी, हमारे जो BHUs कहलाते हैं। अब वो कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है, मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक में कन्वर्ट हुए हैं। अब देखें आपको वहाँ डॉक्टर भी मिलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर माडा, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं QS हेल्थ और आज की जो पर्सनैलिटी हमारे दरमियान मौजूद हैं, ही इज़ द डिप्टी सेक्रेटरी टेक्निकल हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट पंजाब और इसके साथ साथ न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन। वेलकम करते हैं मिस्टर आलमगीर राव। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं कासिम अली शाह। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। राव साहब, थोड़ा सा मुझे पहले तो आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप नए प्रेसिडेंट बने पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया। दूसरा मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ कि ये सफ़र कैसे आगाज़ हुआ, चूँकि आप पाकिस्तान पंजाब में हेल्थ डिपार्टमेंट में सर्व भी कर रहे हैं, तो ये आगाज़ किस तरह से हुआ, थोड़ा सा इस पर बताएँ। जी थैंक यू वेरी मच। मेरा बेसिकली ताल्लुक़ जो है जी मुल्तान से है, बट मेरी ग्रेजुएशन जो है वो कराची यूनिवर्सिटी से है। मेरे फादर आर्मी में थे, उन दिनों उनकी पोस्टिंग वहाँ पे थी, तो उसकी वजह से ग्रेजुएशन वहाँ हुई। तो ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही मुझे थोड़ा सा टच एसोसिएशन का मिला एज ए स्टूडेंट मेंबर जो है। उसके बाद लंबा सा गैप आ गया। मैं कोई 2004 की ग्रेजुएशन के बाद कुछ ऐसा हॉस्पिटल में, दैन सेल्स एंड मार्केटिंग में, फिर 2008 में मेरी सिलेक्शन हुई एज अ ड्रग इंस्पेक्टर। अच्छा। बहावल नगर में मिंचनाबाद तहसील में। फिर मुल्तान आया, तो मुल्तान जब आया तो एक ऑप्टिमम लेवल जॉब का तो अचीव हो गया, बट फिर सोचा कि एसोसिएशन में भी कुछ पार्टिसिपेट होना चाहिए और कॉन्फ्रेंस एक 2014 में अटेंड की। उसके बाद आने वाले इलेक्शंस में जो है वो ग्रुप हमारा जो प्रोफेशनल फार्मासिस्ट ग्रुप है उसने ट्रस्ट किया और मुल्तान के लिए मुझे जो है प्रपोज़ किया। इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह विन कर गया एज अ वाइस प्रेसिडेंट। दैन वहाँ पे 2016 में मैं फिर लाहौर अपॉर्चुनिटी मिली जॉब के हवाले से, यहाँ आ गया। उसके बाद मैं जनरल सेक्रेटरी रहा सेंटर का और इस दफ़ा ग्रुप ने ट्रस्ट करते हुए जो है वो प्रेसिडेंट के लिए प्रपोज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं विन कर गया। बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और चूँकि बहुत सारे लोग आपको इंस्पिरेशन मानते हैं, क्योंकि फार्मा कम्युनिटी और ये नए जो आने वाले जो यूथ है वो आपको बड़ा सुनती और आपको फॉलो भी करती है, तो यूथ के लिए क्या आप मैसेज देंगे? क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यूथ जिस तरह से पाकिस्तान में एक बढ़ती हुई तादाद है और फार्मासिस्ट कम्युनिटी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नंबर ऑफ 65,000 इन पाकिस्तान, तो ये जो स्टैट्स है ये आगे भी बढ़ना है। हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स होते आ रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहें? देखें जी 2007 तक जो है ना हमारे तकरीबन ग्रेजुएट्स पूरे पाकिस्तान में 15,000 के करीब थे। अब जस्ट स्पैन ऑफ 18 ईयर्स जो है अराउंड 50,000 इंडक्ट हुआ है और इसी तरह जो है अगले आने वाले दिनों में 8 से 10,000 पर एनम जो है एक्सपेक्टेड है कि हमारा फार्मासिस्ट ऐड ऑन होगा। बट इसमें एक चीज़ ये है कि जब हम लोग गए फार्मेसी में तो बैकग्राउंड में कोई फार्मासिस्ट नहीं था, फैमिली में कोई जानने वाला भी नहीं था। तो ये सिलेक्शन अल्लाह की तरफ से थी हमारे लिए कि अल्लाह ने ये फील्ड दी और अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचाया। बाई चॉइस थी या मतलब कुछ ऐसे होता है ना कि मेडिकल बाई चॉइस तो कोई भी नहीं जाता था उस टाइम। बाई चॉइस तो सब डॉक्टर के लिए FSC करते थे, FSC में नंबर भी बेहतर थे, लेकिन उस साल अनफॉर्चुनेटली तो नहीं, अब मैं फॉर्चुनेटली ही कहूँगा कि वो टेस्ट शुरू हुए। जो फर्स्ट टाइम टेस्ट इंडक्ट हुए, हमारा पहला बैच था, उसमें क्वालिफाई नहीं कर सके, फार्मेसी में एडमिशन हो गया। शुरू में कुछ डिप्रेशन भी रही जो कि आजकल के लोगों में अभी तक एग्जिस्ट करती है, बट अल्हम्दुलिल्लाह जब फील्ड में आए तो देखा कि स्कोप बहुत बेहतर है, अल्लाह का बड़ा करम है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो लोग हैं, जो अनसक्सेसफुल लोग, मैंने जिनको जितना स्टडी किया है उसमें मेजर ये है कि अपनी जॉब से सिंसियर नहीं है।
अच्छा, आप जो अपॉर्चुनिटी आपको अल्लाह ने दी है उस पे आप परफॉर्म करें, एक्सेल करें, उसमें सीखें तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस हैं। आप हमारी कोई भी फील्ड उठा लें, इंडस्ट्री में उठा लें, इंडस्ट्री में 4-5 साल एक्सपीरियंस के बाद आप इजीली 6 डिजिट सैलरी में जा सकते हैं, बशर्ते कि आप में वो स्किल्स हों। तो स्किल तो 6 डिजिट सैलरी में जा सकते हैं आराम से, वेरी इजीली 3-3 साल में लोग चले जाते हैं। लेकिन अभी आप देखें कि बहुत सारे ऐसे जो स्ट्रगलर्स हैं, जो बच्चे हैं, वो जॉब के लिए तरस रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही। फॉर्चुनेटली मैं अगर आप कहूँ ना कि मैंने आज तक ऐसा कोई फार्मासिस्ट नहीं देखा जो जॉब करना चाहे और उसको जॉब ना मिले। जॉब मिलती है बट उसकी ख्वाहिश की नहीं मिलती, ये एक सेपरेट क्वेश्चन है। क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं जी उन्होंने जाना ही गवर्नमेंट साइड पे है या ड्रग इंस्पेक्टर ही बनना है, या कुछ सिलेक्ट करते हैं जी कि उन्होंने टॉप जो हमारे हॉस्पिटल हैं प्राइवेट सेक्टर में उनमें जाना है। तो इन सब जगहों पे तो सैचुरेशन है, ज़ाहिर एक लेवल है, वहाँ पे बड़ी लिमिटेड सीट्स आती हैं, वहाँ पे सिलेक्शन होती है उसके बाद। तो ओवरऑल देखा जाए इंडस्ट्री ने बहुत ग्रो किया है। अभी मैं रिसेंटली कैंपेन पे गया तो कैंपेन पे एक इंडस्ट्री में तकरीबन जो है वो 200 फार्मासिस्ट काम कर रहा था, एक ही इंडस्ट्री में 200। यस, और एक सेगमेंट जो अभी पिछले 4-5 साल में डेवलप हुआ है रेगुलेटरी का, सिर्फ रेगुलेटरी के सेगमेंट में 45 फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं। कैन यू बिलीव, जो पहले कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो एवेन्यूज़ तो नए आ रहे हैं, तो आने वालों को परेशान नहीं होना चाहिए कि जॉब के क्राइसिस हैं, बट शर्त ये है कि आप अपने आप को उस लेवल पे लेके जाएं, कैपेबल बनाएं। सो वेल, यू हैव वेरी वास्ट एक्सपीरियंस इन फील्ड, और साथ साथ एज यू आर सर्विंग इन गवर्नमेंट हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट पंजाब, क्या देखते हैं कि पंजाब में जो शुबा सेहत है उसको अभी क्या चैलेंजेस है, और आगे 5 साल क्या और मज़ीद चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है? चैलेंजेस जो है ना वो एज सच तो देखें, अब हमारी सीएम माशाल्लाह बड़ी विजिलेंट है हेल्थ के हवाले से, हमारे मिनिस्टर ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, हमारी सेक्रेटरी साहिबा दिन रात काम करते हैं हर लिहाज से, और हेल्थ में बड़ा एक्टिवली रोल प्ले कर रहे हैं और नई चेंज रिफॉर्म जो है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज था प्रीवियसली वो अवेलेबिलिटी ऑफ द डॉक्टर्स था एट द पेरिफेरी, हमारे जो BHUs कहलाते थे। अब वो कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है, मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक में कन्वर्ट हुए हैं। अब देखें आपको वहाँ डॉक्टर भी मिलते हैं। सर वहाँ पर मसाइल भी तो हैं, मसाइल है वहाँ। जो मेडिकल ऑफिसर्स वो कंप्लेन करते हैं कि हमारे ऊपर तो एक तरह का वो कैमरा फिट किया हुआ है हर महीने, बल्कि हर हफ्ते उनको चेक किया जाता है। वो कहते हैं कि मेंटली तौर पे बड़ा डिस्टर्ब हैं, उस प्रेशर पे काम नहीं करना। देखें बात ये है कि जब आप उनको पे कर रहे हैं, आप उनको एक आपने बना बनाया हॉस्पिटल दे दिया, फैसिलिटी दिया, उनके अखराजात क्या हुए हैं? डॉक्टर आदि नहीं है किसी प्रेशर में काम। देखें काम तो करना पड़ेगा, काम के बगैर तो आप कुछ भी नहीं दे सकते ना उनको। देखें सिर्फ मॉनिटरिंग है ना, जो उन्होंने डिलीवरीज की है उनकी मॉनिटरिंग है, जो सर्विसेज दे रहे हैं OPD दे रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग है। मॉनिटरिंग होगी तो परफॉर्मेंस बेहतर होगी ना। हमने तो पब्लिक का सोचना है, हमने जॉब का तो नहीं सोचना, पब्लिक का सोचना है। पब्लिक को तो बेनिफिट है ना, राउंड दी क्लॉक सर्विसेज मिल रही हैं। क्या किसी पब्लिक के बंदे ने भी कंप्लेंट की है कि हमें सर्विसेज नहीं मिल रही? ये देखें ना, गवर्नमेंट का काम तो पब्लिक सर्विस है। पब्लिक सर्विस है ना। लेकिन आप देखते हैं कि डॉक्टर्स की वो इज्जत नहीं रही। आजकल हम बड़े वाक़यात देखते हैं कि हर जो मरीज़ है उसका अटेंडेंट है वो डॉक्टर पे चढ़ाई कर देता है। सर ऐसा नहीं है, शिकायत करते हैं कि हमारे ऊपर देखिए वो आजकल जो हालात हैं, क्राइसिस हैं और जॉब के भी इश्यूज़ हैं, ओवरऑल मुल्क की कंडीशन में देखें तो हर बंदा डिप्रेशन का शिकार है। तो इस पे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो हमारे हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं वहाँ पे, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल, जितने भी इवन फार्मासिस्ट, वो थोड़ा सा कूल काम रहें, लोगों से अच्छा बिहेव तो करें ना। अगर आप किसी के साथ अच्छा बिहेव करेंगे, अच्छे तरीके से बात करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपके ऊपर कोई बात करेगा, किस तरह से करेगा। प्रॉब्लम ये है कि हेल्थ प्रोफेशनल भी ओवरबर्डन है बहुत सारी जगहों पे, जहाँ पे काम ज़्यादा है। वो ओवरबर्डन होने की वजह से वो थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में आ जाते हैं, तो एग्रेशन तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। ये प्रॉब्लम। अच्छा सर, क्लिनिक ऑन व्हील, ये इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया मैडम मरीम नवाज साहिबा की तरफ, क्या सिर्फ ये बयानात की हद तक है कि वाकई ग्राउंड लेवल पे काम किया जा रहा है? कुछ स्टैट्स देखें, मैंने खुद कई जगहों पे जाके क्लिनिक ऑन व्हील्स पे, फील्ड विज़िट में, मॉक विज़िट में जाके देखा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। और इस वक्त जो है क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड हॉस्पिटल में लास्ट मंथ की स्टैट के मुताबिक 2.25 करोड़ के करीब जो मरीज़ हैं वो फ़ायदा उठा चुके हैं। देखें आपकी दहलीज पे आपको सेहत मिल रही है और क्या चाहिए। आप पब्लिक से पूछें आप कि पब्लिक को बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। पब्लिक से तो पूछ नहीं सकते, पूछे ना, जाएं आप जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे। किसी बहुत सारे ऐसे लोग जहाँ पे क्लिनिक ऑन व्हील देखें, वो हमारे जो बहुत सारे ऐसे हमारे जो सहाफ़ी जो आईना दिखाते हैं उनको फिर उठा लिया जाता है, तो वो पब्लिक से कैसे हम पूछें?
नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, जहाँ पे सर्विसेज हो रही हैं, आप किसी वक्त भी जाएं, कोई क्लिनिक ऑन व्हील या फील्ड हॉस्पिटल जहाँ पे काम कर रहा है, वहाँ पे जाके लोगों का ज़रा व्यूज़ चेक करें ना जाके। हम तो जब जाते हैं मैडम के साथ यूजुअली विज़िट पे भी जाते हैं, तो लोगों से पूछते हैं कि क्या आपको सर्विसेज मिल रही हैं, पहली दफ़ा आए हैं, दूसरी दफ़ा आए हैं, किसने बताया आपको। तो इससे आपको आइडिया हो जाता है कि इसकी ब्रांडिंग कैसी है, लोगों में अवेयरनेस कैसी है और क्या सर्विसेज मिल रही हैं, पता चल जाता है। सही। अच्छा सर, दूसरा जो चैलेंज है, चूँकि आप फार्मासिस्ट भी हैं, आपका तजुर्बा भी है, फील्ड में काम भी कर चुके हैं, तो जो जाली और गैर मियारी अद्वियात है, ये हर दौर में, हर हुकूमत में हमने देखता है एक बड़ा चैलेंज है। एक तो अनसर्टन ये चीज़ें हो जाती हैं कि या अद्वियात की कमी हो रही, या कोई ब्लैक मेलर्स जो फार्मा माफिया है वो किसी भी अद्वियात की जो उसकी सप्लाई को बंद कर देते हैं। तो हुकूमत में ये बड़ा चैलेंज रहता है। दूसरा, गैर मियारी अद्वियात हम देखते हैं कि शालमी में खुलेआम अद्वियात बिक रही हैं। फिर ऐसे जो क्लिनिक्स हैं जहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं होता, हालांकि ड्रग अथॉरिटी है। तो ये फिर सारी चीज़ें गवर्नमेंट की सुपरविजन में हो रही हैं या माफिया उनको प्रोटेक्ट कर रहा है? आप लोग क्या कर रहे हैं? देखें, जहाँ तक जेली अद्वियात का ताल्लुक है ना, तो इस पे हमारे मिनिस्टर साहब बड़े विजिलेंट हैं और टास्क फोर्स उन्होंने बनाई। मार्केट में पहुँचती कैसे है? देखें, मार्केट में अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, ठीक है। जहाँ पे कोई चीज़, आप सिर्फ अद्वियात की बात करें, आप फूड आइटम उठा लें, क्या फूड आइटम 2 नंबर नहीं मिलते? आपके ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो 2 नंबर मिल रहे होते हैं हर जगह पे। ये अनफॉर्चुनेटली हमारी कौम का अलमिया है कि जो चीज़ चलना शुरू हो जाती है उसकी कॉपीज़ लोग क्रिएट करके और बेनिफिट उठाना शुरू करते हैं। क्या आप समझते हैं कि आपका जो घी मिल रहा है मार्केट में वो सारा 1 नंबर मिल रहा है? उसकी भी तो कॉपीज़ आ रही हैं। वो ये लोग कर रहे हैं, कॉपीज़ बना रहे हैं। लेकिन हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं बड़े विजिलेंट हैं इसमें, और टास्क फोर्स के साथ उन्होंने बड़ा काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में कोई मेजर मैन्युफैक्चरिंग इस तरह की नहीं मिलती। बहुत सारे केसेस, मैं भी फील्ड में रहा हूँ, केसेस पकड़े हैं हमने, मिलते हैं, लेकिन उसकी जो थ्रेशोल्ड है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि उसको हम बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करके उसको लेके जाएं। अब हमारी डिटेल्स की स्टैट उठा लें, डिटेल की स्टैट में जो स्पूरियस ड्रग है वो लेस दैन 1% ऑफ द टोटल सैम्पलिंग है। जितने सैंपल टेस्ट करें उसमें 1% से कम है। बट ये भी नहीं होनी चाहिए, लोगों की ज़िंदगी का मामला है। तो जब यहाँ पे देखा गया, मैन्युफैक्चरिंग तो पंजाब में कहीं भी इस तरह की नहीं मिली, ये कहीं और दूसरे सूबों में ही काम होता है, बट सेल ज़रूर होती है और उसको हमारी टीम विजिलेंट है, काम कर रही है। ठीक है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी जो अद्वियात हैं जो पाकिस्तान में लीगलाइज नहीं है और वो बिक्री होती हैं, सेल हो रही होती हैं, फार्मेसीज पे भी हमने देखा है और बड़े बड़े ऐसे स्टोर्स पे छुपा के बेचा जा रहा है। तो जो ड्रग कंट्रोलर हैं छापे मारते हैं, वो पकड़ भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो दोबारा वो ओपन हो जाते हैं। तो इसमें ड्रग जो कंट्रोलर है, ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, क्या वो मिल जाते हैं, देखा लेते हैं? आपने अपने सवाल का जवाब, एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया है कि छुपा के बेचते हैं। अगर कोई रेगुलेशन या स्ट्रिक्ट विजिलेंस ना होती तो ओपनली बिक रहा होता। आप पाकिस्तान में कुछ जगहों पे जाके देखेंगे कुछ चीज़ें ओपन भी बिकती हैं जो कि बैंड हैं, लेकिन एक्शन नहीं होता। पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह विजिलेंस बहुत बेहतर है। हमारे यहाँ पे तहसील लेवल पे इंस्पेक्टर्स हैं और जो फील्ड में भी जाते हैं इस तरह से। देखें, ये कह सकते हैं कि सामने तो कुछ नहीं हो रहा, अलबत्ता छुपा के कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कुछ मेडिसिन थी, आपसे 3-4 महीने 6 महीने पहले आप कह सकते थे कि जो सेक्स रिलेटेड मेडिसिन थी वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं थी, अब वो रजिस्टर्ड हो गई, वो वाला चैप्टर तो क्लोज़ हो गया है। वो तो अब जो है अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आम फार्मेसी से मिल जाती हैं। अलबत्ता कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है और ज़रूरत है, उनके लिए जो है वो कोई बैक चैनल से यूज़ करते हैं, वो उस पर विजिलेंट है टीम हमारी काम कर रही है और आए दिन केसेस भी बनते हैं हमारे बोर्ड्स में। आप देखें बहुत सारे केसेस हैं अनरजिस्टर्ड के मिलते हैं आप। अच्छा सर, छोटा माफिया तो पकड़ा जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये तासुब भी एक दुरुस्त है। आम पब्लिक तो कहती है कि जो फार्मा कंपनीज़ हैं, जो बिग माफिया हैं, वो कानून से बालातर हो जाते हैं और हुकूमत वाकई उन फार्मा जो माफिया है उसके दबाव में आ जाती है। देखें, पता नहीं आप इसको माफिया क्यों कह रहे हैं। जो अच्छी कंपनी होगी, अच्छा मैन्युफैक्चरर होगा, वो हर तरह के स्टैंडर्ड्स को ऑब्ज़र्व करेगा। आपने कभी कोई अच्छा यूनिट देखें जाके, उसमें जितने भी हमारे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जीएमपी के पैरामीटर्स हैं वो लागू होंगे। एचआर भी उस हिसाब से होगी, मशीनरी भी उस हिसाब से होगी, प्रोसीजर भी उस हिसाब से होंगे, एसओपीज़ भी उस हिसाब से होगी। तो जो अच्छे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं वो अपने साथ कभी भी इस तरह का टैग जो है गलत नहीं लगवाएंगे। माफिया तो कहना नहीं चाहिए, वो मुल्क को सर्विस दे रहे हैं, मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको एक मेडिसिन दे रहे हैं यहाँ पे। लेकिन सर अद्वियात की कीमतें आम आदमी की पहुँच से दूर हो रही हैं। देखें, ये आप हमेशा ये क्वेश्चन, नो डाउट कीमतें बढ़ी हैं, मानता हूँ कुछ चीज़ें एक्सेस से बाहर भी हैं। डू यू थिंक कि जो बाकी रूटीन की एफएमसीजी हैं
वो आज भी उसी रेट पे मिल रही हैं। आज से आप बहुत सारी ऐसी अद्वियात हैं जो पिछले साल हमने देखा उससे डबल रेट हो गई। देखें बड़ी है, मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा, कीमतें जो हैं कंट्रोल होनी चाहिए, कुछ डी कंट्रोल भी हुई है, ड्रैप का सब्जेक्ट है, ड्रैप को टेकअप करना चाहिए इसको, लेकिन उस रेशो से नहीं बढ़ी जिस रेशो से जो FMCG बढ़ी। आप उसको भी तो कंपेयर करें ना। आपको एक सोप जो है आज से 20 साल पहले 10 रुपये का मिलता था, अब 200 रुपये का हो गया है। और जो सिरप है वो 20 साल पहले अगर 50 रुपये का था तो बड़ी मुश्किल से 80 रुपये का हुआ होगा। आप एक कंपैरिजन भी तो करें ना। सिर्फ आप जो है मेडिसिन की बात करते हैं, नो डाउट बढ़नी नहीं चाहिए उस हिसाब से, बट कंपैरिजन वाइज देखा जाए तो मेडिसिन की प्राइसेस इस रेशो से नहीं बढ़ी। राइट। फार्मासिस्ट कहा जाता है कि इस मुल्क में सबसे ज़्यादा बेरोज़गार जिम्मेदार है, हुकूमत जिम्मेदार है या तलीमी इदारे हैं, क्या समझते हैं? ना हुकूमत जिम्मेदार है ना तालीमी इदारे जिम्मेदार है। देखें हमारा माइंड सेट का इशू है। बात यह है कि हमारे जो फार्मेसी रिलेटेड जो है एक एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब तो पंजाब हेल्थ फाउंडेशन पंजाब में तो ये क्वेश्चन भी नहीं है कि वो लोन भी देते हैं, आप फार्मेसी बनाने के लिए लोन लें, अपनी फार्मेसी बनाएं। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है। बहुत सारे डॉक्टर्स मुझसे पूछते हैं कि पंजाब जो हेल्थ फाउंडेशन है वो किन किन डॉक्टर्स को ये लोन देती है और किन बुनियादों पे देती है, उस पर इंटरेस्ट होता है नहीं होता और कितने सालों के लिए? देखें कल भी एक मीटिंग थी, उसमें कुछ चीज़ें डिस्कस हुई। आई वाज देयर रिप्रेजेंटिंग डिपार्टमेंट। वो डॉक्टर्स को, नर्सिस को, फार्मासिस्ट को, LHVs को, इवन हकीम तक को भी वो लोन देते हैं। आप अपना पैरामेडिकल स्टाफ को भी देते हैं। पैरामेडिकल ऑनलाइन पोर्टल है उनका, उस पर अप्लाई करें। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट पहले ये था कि वो डिजिटल नहीं था, 6 से 8 महीने लग जाते थे उसके प्रोसेस को कंक्लूड होने में। अब डिजिटल हो गया है तो विद इन 45 डेज़ जो है उन्होंने प्रोसेस करना होगा इसको। अच्छा। आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, अप्लाई करें, और उसमें जो है जितने भी वो आपके केस को असेस करेंगे कि आपको किस लिए लोन चाहिए, तो उसकी लिमिट जो है 5 मिलियन तक है और वो मिल जाता है, ले भी रहे हैं लोग। मैक्सिमम 5 मिलियन तक। ठीक है। दूसरा सर, आम जो अगर फ़र्ज़ करें आप मार्केट में जाते हैं, आम शहरी आपके सामने आ जाता है, तो उसका जायज़ शिकायत क्या होती है? देखें, एक तो आपने क्वेश्चन किया है प्राइसेस के हवाले से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट हैं। अब प्रॉब्लम इज़ अफोर्डेबिलिटी। हमारे मुल्क में जो है पर कैपिटा इनकम जो है उस लिहाज से नहीं है। वो खाली मेडिसिन की अफोर्डेबिलिटी की बात नहीं है, आप आटा लेने के लिए भी पैसे नहीं हैं बहुत सारे लोगों के पास, मसाइल तो हैं। तो ये क्वेश्चन ज़रूर आता है प्राइसेस के हवाले से। बाकी जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमें मेडिसिन अनअवेलेबिलिटी या बाकी चीज़ों की अनअवेलेबिलिटी से ज़्यादा जो इश्यूज़ आते हैं वो लोगों की तरफ से वो एटीट्यूड के आते हैं, जो आपने बात की। हमारे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं वो उनसे उस तरह से बात ही नहीं करते। देखें, आपको एक अल्लाह ने एक जो है वो जगह दी है लोगों की सर्विस करने के लिए, तो आपको चाहिए कि उनके साथ प्यार से पेश आएँ। जो अच्छा डॉक्टर होता है वो आपके पेशेंट को 50% ठीक तो अपनी बातों से ही कर देता है। काउंसलिंग मैटर करती है। आप उसको अच्छे तरीके से बात करें, काउंसल करें, समझाएं, तो आधे से ज़्यादा मरीज़ तो वहीं ठीक हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हमें जब भी मिलता है वो ज़्यादातर एटीट्यूड की वजह से मिलता है। तो हमें हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को चाहिए कि वो अपना एटीट्यूड टुवर्ड्स पेशेंट, टुवर्ड्स सर्विसेज जो है बेहतर करें, तो बहुत सारे इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे। इवन बहुत सी चीज़ें, अनअवेलेबिलिटी का भी अगर कहीं क्वेश्चन आता है, अगर आप प्रॉपरली किसी को गाइड करें, समझाएं, तो लोग कन्विंस हो जाते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। सर, 2026 में शोबा सेहत में हुकूमत पंजाब की आगे क्या हिकमत अमली है? कोई नए प्रोजेक्ट आने जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है? देखें जी, 2026 में डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारे नए स्टेप होने जा रहे हैं। नया एक्ट भी है, उसमें जो है वो नई जॉब्स भी एक्सपेक्टेड हैं हर शोबे में, विद प्रॉपर अच्छी सैलरी जो है। इसमें ये है कि रेगुलर तो शायद अब ना आए गवर्नमेंट में, क्योंकि रेगुलराइजेशन एक्ट भी ख़त्म हो गया है, बट न्यू जॉब्स एक्सपेक्टेड हैं और अच्छी सैलरी पैकेजेस पे एक्सपेक्टेड हैं। हेल्थ केयर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो नए आ रहे हैं, उस पर मैडम सेक्रेटरी साहिबा और मिनिस्टर साहब दिन रात काम कर रहे हैं। तो यू विल फील अ बिग चेंज इन कमिंग ईयर्स इंशाल्लाह। ठीक है सर, हेल्थ में बहुत सारा बजट होता है हुकूमत पंजाब का, और हम देखते हैं कि क्वेकरी जो है वो आए रोज़ प्रिविलेज कर रही है, आगे बढ़ रही है। गली मोहल्लों में बहुत सारे ऐसे क्लिनिक्स हैं जिनको बंद तो किया जाता है लेकिन अगले रोज़ वो खुला होता है। हुकूमत पंजाब इस पर क्यों स्ट्रिक्टली एक्शन क्यों नहीं लेती? क्योंकि हर साल हमने देखते हैं कि क्वैक और जो जाली डॉक्टर है हनीम हकीम खतरा जान, उससे बहुत सारे बच्चों से लेके बड़े लोग भी उससे मरते हुए नज़र आते हैं। पिछले साल हमने देखा कि डेंगू में सबसे ज़्यादा जो अमवात हुई हैं वो लोग, जो पेशेंट जाता है सबसे पहले क्वैक के पास, वो उसको ड्रिप पे लगा दिया, कोई और मेडिसिन दे दी, उससे जनाब उनका मसाइल आना शुरू हुए। फिर जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहाँ पे वो एक्सपायर हो जाते हैं। इस बड़े चैलेंज को आप कब से किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये आए अब से नहीं है, सालों से चल रहा है?
हुकूमत पंजाब इस पे क्या एक्शन? देखें, क्वैकरी जो है इसको कर्टेल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब इसमें एक स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया है, हमारे जो तकरीबन 2500 BHU थे मरीम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक में कन्वर्ट हुए हैं, वहाँ पे राउंड दी क्लॉक सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो जो लोग हैं उन्हें चाहिए कि बजाय क्वैक के वो उन हॉस्पिटल्स का रुख करें, और ये बिल्कुल पेरिफेरी में मौजूद है वहाँ पे और हमारे हॉस्पिटल तो हैं ही, राउंड द क्लॉक चल रहे हैं बहुत सारी जगहों पे। तो बजाय क्वैक के लोग भी अपनी ईज़ के लिए मोहल्ले में इधर उधर चले जाते हैं, ऐसा नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है, ये ड्रिप्स वगैरह हेल्थ केयर कमीशन उस पर स्ट्रिक्ट है, उन्होंने टीम्स भी अपनी फील्ड फोर्स बढ़ाई है, काम हो रहा है उस पर, और बड़े हैवी जुर्माने भी हो रहे हैं, बट स्टिल बहुत सारा गैप इसमें है। एक इसमें ये कि हम लोग बीइंग फार्मासिस्ट और फार्मेसी प्रोफेशन के हवाले से हमारा एक प्रपोज़ल ये है कि पूरी दुनिया में प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो फार्मेसी पे ही दिया जाता है, फार्मासिस्ट ही देते हैं। हाँ। तो अगर वहाँ पे एक प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ एक फार्मासिस्ट मौजूद हो और बेसिक हेल्थ सर्विसेज वहाँ पे दे, तो एक क्वैकरी का एलिमेंट काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकता है। इस पे हमारी जो है वो फार्मेसी काउंसिल ने भी नोटिफाई की हैं हमारी सर्विसेज, ड्रैप ने भी इवन की हुई हैं, हेल्थ केयर कमीशन से वी आर इन नेगोशिएशंस। तो ये सर्विसेज जब इम्प्रूव हो जाएंगी तो इससे हेल्थ केयर सर्विसेज भी बेटर होंगी, और बेसिक एलिमेंट जो है, आपको एक पढ़ा लिखा बंदा जब वहाँ पे ट्रीट करेगा तो क्वैकरी ऑब्वियसली कर्टेल हो जाएगी। राइट। इसमें सर हम देखते हैं कि स्टीरॉइड धड़ाधड़ वो लगते हैं, पेशेंट देखता है कि मुझे जो है ना किसी अच्छे डॉक्टर की बजाय जाने के मुझे गली मोहल्ले के किसी क्वैक के पास चले जाना चाहिए। वो इंजेक्शन लगाता है, घर आते ही उसका फीवर उतर जाता है, वो समझता है कि ये डॉक्टर अच्छा है, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। इस मिथ को किस तरह से पब्लिक तक, आम जनता तक कैसे ये जो है पब्लिक अवेयरनेस का बहुत बड़ा सेगमेंट है। प्राइमरी हेल्थ पे हमारा इस पे काम हो भी रहा है, मज़ीद होने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया में एंटीबायोटिक जो है इमीडिएटली स्टार्ट नहीं होती। हाँ। हमारे यहाँ थोड़ा सा भी किसी का गला ख़राब हो, फ़ौरन जाके एंटीबायोटिक ले लेते हैं, और एंटीबायोटिक लेते ही वो फिर एक दफ़ा नहीं फ्रीक्वेंट लेते हैं। यही वजह है कि हमारे मुल्क में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है। अब कुछ ही मॉलिक्यूल बचे हैं जिस पे कि रेजिस्टेंस नहीं है, वो भी जिस तरह से यूज़ हो रही है बेधड़क, और वो भी कुछ अरसे बाद उनमें भी रेजिस्टेंस आ जाएगी। इसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है। प्रॉब्लम यही है कि जो हमारे लोग हैं वो इमीडिएट रिलीफ चाहते हैं, अपनी इम्यूनिटी को काम नहीं करने देते। हाँ। देखें, अब स्टेरॉइड जो है वो आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप करता है, वो इमीडिएट रिलीफ देता है, तो हर लोग उसकी तरफ भागते हैं, कहते हैं जी फ़ौरन रिलीफ मिलेगा। जो अच्छे क्लिनिशियंस हैं, अच्छे हॉस्पिटल हैं, वहाँ स्टेरॉइड नहीं दिए जाते, तो वहाँ पे जो है थोड़ा सा टाइम लगता है आपका ट्रीटमेंट में, तो लोग उनको कहते हैं जी यहाँ तो टाइम ही बड़ा लगता है, तो हमें तो वो डॉक्टर चाहिए जो इमीडिएट रिलीफ दे। यही वजह है कि हमारे मुल्क में इन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से डायबिटीज़ नंबर 1 रेशो पे चली गई है। उसके बाद ओबेसिटी का जो है वो स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट देखें जो बचपन से ही लग रहे हैं लोगों को। हमारी जनरेशन उस तरह से एक्टिव नहीं है जिस तरह से होना चाहिए, तो इन चीज़ों को कर्टेल करना पड़ेगा। हमें न्यूट्रिशनल चीज़ों को सपोर्ट करना पड़ेगा। न्यूट्रिशन से बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे इश्यूज़ जो है रिजॉल्व हो जाते हैं। आई वेंट टू जापान इन 23 दिसंबर। वहाँ पे देखा, वहाँ पे तकरीबन 5000 की पॉपुलेशन पे एक न्यूट्रिशनिस्ट है, और वो न्यूट्रिशन की जो है वो आपको गाइडलाइन देता है, और वो मेजॉरिटी ऑफ द डिजीज़ न्यूट्रिशन से ही ट्रीट करते हैं। तो जब ये चीज़ें ठीक होंगी तो वहाँ पे हमने काफ़ी सारी फार्मेसीज़ विज़िट की, एंटीबायोटिक तो नज़र ही नहीं आई फार्मेसीज़ पे, और वो हॉस्पिटल की हद तक थी, बिकॉज वो यूज़ ही नहीं करते इतने। वो सप्लीमेंट से, प्रोबायोटिक से, आपके मल्टीविटामिन से, इस तरह की न्यूट्रिशनल चीज़ों से ही अपने आप को ठीक कर लेते हैं। जो ग़िज़ा में जो शिफा है ना, वो मेडिसिन से नहीं। अच्छा सर, इट्स अ लॉन्ग डिबेट कि ये बड़ा कहा जाता है कि जो फार्मासिस्ट हैं वो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, और अगर डॉक्टर जो है वो ब्रांड नेम लिख के देता है तो वो डिबेट होती है कि जो डॉक्टर को ब्रांड नहीं लिखना चाहिए, वो ड्रग फार्मूला लिख के दे, आगे फार्मासिस्ट जाने और वो ब्रांड रिकमेंड करता है। दूसरा ये बड़ी डिबेट है कि फार्मासिस्ट अपने नाम के साथ डॉक्टर नहीं लगा सकते। क्या समझते हैं कि डॉक्टर लगाना चाहिए फार्मासिस्ट को? देखें, अगर मेरी हद तक बात करें तो आई प्रेफर टू बी ए फार्मासिस्ट। आपकी एक रिकग्निशन एज अ फार्मासिस्ट वो इसीलिए आप अपने नाम के साथ डॉक्टर नहीं लगाते? मैं नहीं लगाता अपने नाम के साथ। मेरी इवन PhD भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो उसकी वजह से शायद लगा पाऊँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश नहीं है कि मैं लगा सकते हैं। हाँ, लगाने में तो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अलबत्ता हमारी जो डिग्री है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, तो वो 2005 के बाद शुरू हुई है, तो उसके बाद से जितने भी ग्रेजुएट हैं वो अपने नाम के साथ बिल्कुल लगा सकते हैं। इस पे क्लैरिफिकेशन मौजूद है, UHS की भी मौजूद है, HEC की भी मौजूद है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लगा सकते हैं। लगाना चाहें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। दूसरा सर, वर्ल्ड वाइड जो है ना वो फार्मासिस्ट जो है ना, दूसरा वो देखें, वो मॉडल्स हैं पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में मॉडल 2-3 मॉडल चल रहे हैं। पहला मॉडल तो ये है कि पाकिस्तान वाला ही
कि डॉक्टर ही सब कुछ है। डॉक्टर वो डायग्नोस भी करता वो है, किसी को वो कुछ नहीं मेडिसिन, समझता। इवन मेडिसिन प्रिस्क्राइब भी करता है, इवन अपने साथ जो उसकी आउटलेट है वहाँ रखी हुई सेल भी करता है। हाँ, वो ये जो पूरी दुनिया में या इंडिया में ऐसा मॉडल है या पाकिस्तान में, देखें जिसका जो काम है उसको वही करना चाहिए ना। बहुत सारे ममालिक में जो है डायग्नोसिस डॉक्टर करता है, उसके बाद वो प्रिस्क्रिप्शन में प्रपोज कर देता है, फाइनल अथॉरिटी फार्मासिस्ट की है, उसके पास जाती है, वो इंट्रैक्शन चेक करता है, डोजेस चेक करता है, फार्माकोइकोनॉमिक्स जो भी चीज़ें हैं वो सारी चेक करके वो फाइनल अथॉरिटी है, वो कहता है जी हाँ ये मेडिसिन इस पेशेंट के लिए ठीक है और ये दे देनी चाहिए। वो उसको रिकमेंड करके फिर फार्मेसी पे चले जाती है और मिलती है। कुछ मुल्कों में ऐसा है कि जी डॉक्टर डायग्नोज करता है और फार्मासिस्ट ही प्रिस्क्राइब करता है। तो ये मल्टी जो है डायमेंशनल चीज़ें चल रही हैं, कंट्री टू कंट्री वेरी करती हैं, बट पाकिस्तान में डॉक्टर ही सब कुछ कर रहा है। तो अब कोशिश यही है कि देखें, जब या तो फार्मासिस्ट को भी कुछ प्रिस्क्राइबिंग राइट दे दें, या फिर जो सेल का एलिमेंट है जो उनके पास एग्जिस्टिंग रूल में वो तो कम से कम उनको देना। डॉक्टर जो है वो खुद ही सब कुछ कर रहा है, लैब भी अपने क्लिनिक के अंदर बनाई हुई है, उसके बाद मेडिसिन भी रखी है, वो भी सेल किए जा रहा है। तो इस तरह तो ये ठीक नहीं है। अच्छा, दूसरा सर, डॉक्टर जो है ना हर साल सिंगापुर पहुंचा होता है, थाईलैंड पहुंचा होता है, उसके घर के एसी लग रहे हैं, उसको हर लेवल पे फैसिलिटेट किया जा रहा है, उसको टूवर्स दिए जा रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं वो डॉक्टर को डिक्टेट करती हैं या डॉक्टर उनकी वहाँ पे काम करता है? इसके पीछे क्या मतलब, एक तो आप देखते हैं ना वेलबींग लोगों की, आप उनके दिए हुए फार्मूला पे काम करते हैं। आप हर साल देखते हैं कि कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज करवाती हैं अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। इसको किस नज़र से देखते हैं? देखें, जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं ना उसमें बहुत सारी लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, नो डाउट। आपको नई जितनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, नए SOPs बन रहे हैं, नई गाइडलाइन इशू हो रही हैं, वो वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, नए पेपर्स प्रेजेंट होते हैं। तो कॉन्फ्रेंस इज़ अ लर्निंग सोर्स, उसको तो बिल्कुल होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। बाकी जो आपका पहला क्वेश्चन है, तो आज आप डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, कल को अगर फार्मासिस्ट को प्रिस्क्राइबिंग राइट मिल गए तो इस तरह की माल प्रैक्टिस कहीं वहाँ हो गई तो कल को आप उसके बारे में भी करेंगे, तो इलीगल है, नहीं होना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। एथिकली जो देखें, प्रोफेशनल एथिक्स, प्रिस्क्राइबिंग एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स जो है वो फार्मास्यूटिकल एथिक्स पे भी ड्रैप ने एक एडवाइजरी इशू की हुई है, उसको ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आखिरी जो सवाल आपसे करूँगा कि पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन पूरी कम्युनिटी आप पे बड़ा वो रिलाई करती है, आप पे एतमाद करके उन्होंने आपको प्रेसिडेंट बनाया, उनकी उम्मीदों पे किस तरह से आगे अमल करने जा रहे हैं? चूँकि हमने देखा कि जिस रेशो से आपने विन किया इलेक्शन, और इससे ये साबित होता है कि आप पे लोग एतमाद करते हैं। तो पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन आगे क्या करने जा रही है? चूँकि बहुत सारे लोग ये भी तासर देते हैं कि ये एक जो है ना वो प्रेशर ग्रुप है, तो क्या आप प्रेशर ग्रुप बनेंगे या लोगों को फैसिलिटेट करने के हवाले से भी काम करें? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत शुक्रिया है कि अल्लाह ताला ने हमें चांस दिया है, और उसमें मेजर रोल हमारे लोगों की सपोर्ट और एतमाद का है, जिन्होंने हम पे एतमाद किया है, हमें सपोर्ट किया है, वोट किया है। तो बहुत सारे वादे किए हैं हमने कम्युनिटी से, और इंशाल्लाह हर वादे पे हम पूरी कोशिश करेंगे, एफ़र्ट्स करेंगे। देखें, एफ़र्ट ही होती है, एसोसिएशन एफ़र्ट कर सकती है, वो कोई इम्प्लीमेंटिंग बॉडी तो नहीं है, वो सजेस्टिव बॉडी है। कोशिश ज़रूर करेंगे, हर इशू को उठाएंगे, हर फोरम पे उठाएंगे, जिस तरह से भी सपोर्ट हो सकेगी वो हम करेंगे कम्युनिटी के लिए। जो भी इसमें मेजर काम हमने जो है, जो सबसे बड़ा गैप है वो कम्युनिटी फार्मेसी का है, उसमें कुछ लिमिटेड प्रिस्क्रिप्शंस भी हैं, फार्मेसी सर्विसेज भी है, वैक्सीनेशन भी इवन पूरी दुनिया में फार्मासिस्ट कर रहे हैं या नहीं है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो हमने कम्युनिटी फार्मेसी के हवाले से करनी है। इंडस्ट्रीज़ में फार्मासिस्ट के, जैसे आप भी कह रहे थे कि कुछ सैलरी का इशू है, कुछ जगहों पे इम्प्रूव हो गई है, बट मेजॉरिटी इंडस्ट्री में सैलरी का इशू है, फार्मासिस्ट की जॉब स्ट्रक्चर का इशू है। उस पे हमने जो है वो काम करना है इंडस्ट्री के साथ मिलके। एकेडमिया में, इवन प्राइवेट सेक्टर में फार्मासिस्ट जो पढ़ा रहे हैं उनको बहुत लो सैलरी दी जाती है, उनके लिए भी हम कौंसल के साथ मिलके एफर्ट करेंगे। हॉस्पिटल साइड पे जो है ट्रेनिंग्स की बहुत शदीद ज़रूरत है, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग की ज़रूरत है। तो कुछ हम MOUs करेंगे कुछ इदारों के साथ कि फार्मासिस्ट की प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जाए, और जो मेडिसिन का ऑप्टिमल यूज़, रैशनल यूज़ है उसको प्रमोट किया जाए, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग को प्रमोट किया जाए। कुछ चीज़ें प्लान की हुई हैं हमने, कंप्रीहेंसिव उस पर अपना मैनिफेस्टो बनाया है। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीज़ें उसमें से कर जाएँ। थैंक यू वेरी मच राव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वेल वी हैव विद अस मिस्टर आलमगीर राव, डिप्टी सेक्रेटरी टेक्निकल हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट पंजाब, और द न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन। उम्मीद करते हैं कि आज का ये शो, आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए बड़ा
मुफीद साबित होगा अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।